नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is a landmark legislation that governs contract in India. Its history can be briefly outlined as follows. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे, जो गवर्न कर रही है कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में करती है। तो इसका हिस्ट्री हम एक वन बाय वन पॉइंट से डिस्क्राइब करेंगे। प्री 1872 कॉन्टेक्स्ट। बिफोर द एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया वन गवर्न बाय द मिक्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, regional customs and personal laws, Hindu and Muslim laws. This led to inconsistencies and legal uncertainties, especially in commercial transactions during British colonial rule. 1872 पहले की बात करें जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बना था। इसमें क्या था कि ये जो है गवर्न इंग्लिश कॉमन लॉ के द्वारा गवर्न करती थी, जो है रिलीजियन के बेस पे ये अलग अलग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, इनको हिंदुओं के लिए अलग लॉ और मुस्लिम के लिए अलग लॉ होती थी। इसमें होता था क्या कि जो लीगल अनसर्टिनिटी आती थी, लीगल जो है लीगल जो है बाधाएं आती थी, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को लाया गया। इसके बाद हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग एंड इनेक्टमेंट। द एक्ट वाज drafted by Third Law Commission of India, appointed in 1861 under the chairmanship of Sir James Fitzjames Stephen. Drawing heavily from English contract law principles, it aimed to standardize and codify contract-related laws across British India. The act was passed on 25th April 1872 and came into effect on 1st of September 1872. ये जो है थर्ड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट की गई है, जो 1861 में अपॉइंट किया गया था। जिसकी चेयरमैनशिप कौन थे? सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। इसमें क्या था कि ये जो है सबसे ज़्यादा बेस किस पे था? इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल के ऊपर बेस था। जो है एक्ट जो है 25 अप्रैल को पास किया गया है 1872 में, बट जो है इसको प्रभावशाली जो लागू किया गया है 1 सितंबर 1872। इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। द एक्ट डिफाइंस द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। इट कवर्स एग्रीमेंट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर कमर्शियल एंड सिविल ट्रांजेक्शंस। इसके फीचर्स बात करने क्या होना चाहिए कि इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना क्या चाहिए? ऑफर होना चाहिए सामने से, और उसको जो ऑफर कर रहा है सामने से उसको जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए एक पर्सन के बारे में, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए। इसमें क्या होता है? एग्रीमेंट कवर किया, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ valid contract. Scope and evolution क्या हुआ? Initially applicable to British India, it was later extended to the whole of India post independence except Jammu and Kashmir until 2019. Over time it has been supplemented by amendments and other laws like the Sale of Goods Act 1930, which was originally part of 1872 एक्ट। इसमें क्या था कि ब्रिटिश इंडिया जब 1872, तब तो भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन ये जो है पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू कर दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में 2019 तक लागू नहीं किए। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। 2019 जब तक आर्टिकल 370 रिमूव नहीं हुआ, तब तक जो है जम्मू कश्मीर के लिए अलग लगा था। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में इसको लागू कर दिया गया। और जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम 1930, जो अलग टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, वो जो है पहले इसका ही पार्ट था, लेकिन उसको जो 1930 में एक अलग एक्ट के द्वारा इसको डिवाइड कर दिया गया। सो दीज आर ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो होता है कंपनीज एक्ट 2013। Companies Act 2013 is a comprehensive legislation in India that regulates the incorporation, functioning and dissolution of companies. Enacted on 29th August 2013, it replaced the Companies Act 1956 to modernize corporate governance and align with global standards. Companies Act 2013 के होता क्या है कि ये जो कंपनीज को रेगुलेट करती हैं, उनके इनकॉर्पोरेशन के बारे में, जो फंक्शन करती हैं, अगर डिसॉल्व हो रही हैं, जो बंद हो रही हैं कंपनियां, उनसे रिलेटेड जो है ये लॉ है जो लागू करती हैं। ये जो है 29 अगस्त 2013 को पास हो गया था। और जो ये कंपनीज एक्ट 1956 को ये रिप्लेस करके ये जो है अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेस पे जो है इंक्लूड हुआ। उसके बाद की फीचर्स क्या हैं, इसमें हम की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। की फीचर्स में सिंप्लीफाइड इनकॉर्पोरेशन, इंट्रोड्यूसिंग वन पर्सन कंपनीज एंड स्ट्रीमलाइन कंपनी फॉर्मेशन प्रोसेस। सिंप्लीफाइड इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या है? इसमें जो इंट्रोड्यूस, इसमें इस कंपनीज एक्ट में एक
वन पर्सन कंपनी के बारे में बात की गया है, जो कंपनी फॉर्मेशन कंपनी को बनाने में काम बारे में बात करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंडेट्स स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर बोर्ड कंपोजिशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में यही बात किया गया कि बोर्ड कंपोजिशन, अगर कंपनी बन रही है तो उसके बोर्ड में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, कितने चेयरमैन हो सकते हैं, उनके बारे में जरूर से जरूर जो मैंडेटरी है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, ऑडिट कमेटी, ये सब के बारे में जरूर से जरूर कंपनी को बताना होगा और ऑडिट कमेटी को भी लागू करना होगा। सीएसआर के बारे में बात होती है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है सीएसआर के बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर सर्टेन कंपनीज टू स्पेंड 2% प्रॉफिट्स ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। जो सीएसआर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं उनको जरूर से जरूर अपने प्रॉफिट का 2% जो है सीएसआर एक्टिविटी के तहत जो है डोनेशन करना होगा, जो कि पब्लिक वेलफेयर में काम आ सके। और जो है इसके बाद है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में होता क्या है, इनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी थ्रू मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड सेफगार्ड अगेंस्ट फ्रॉड। जो इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में जो इंटरेस्ट हैं, जो है अपने शेयर से डिबेंचर लेने के लिए, उनको जरूर से जरूर एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, ताकि उनके जो है उनके हित को जो लॉस ना हो। जो कि कंपनीज एक्ट में यही बताया गया है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जरूर से जरूर करना चाहिए, कंपनी को ध्यान देना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर है उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनको टाइम टू टाइम डिविडेंड प्रोवाइड करें, और कोई भी उनसे ट्रांसपेरेंसी उनके सामने जरूर पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। इसके बाद हम बात करेंगे वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के बारे में ये बात किया गया, सिंप्लीफाइज प्रोसीजर्स फॉर कंपनी डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी, अलाइनिंग विद द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड्स 2016। वाइंडिंग अप के बारे में बात की गई कंपनी 2013 में कि इसमें भी प्रोसीजर है, जो चाहे वो डिसोल्यूशन हो चाहे इंसॉल्वेंसी, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है वो तो कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी 2016 के हिसाब से उसको रूल के बेस पे उसको जो है वाइंडिंग अप करना होगा कंपनी को। रेगुलेटरी ओवरसाइट strengthen the role of Ministry of Corporate Affairs and introducing the National Company Law Tribunal। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको जरूर हमेशा रेगुलेट करना होगा कंपनी 2013 को, ताकि कोई भी कंपनी जो है इलीगल एक्टिविटीज ना कर सके। applicable to all companies in India, it promotes accountability, transparency and ease of doing business while addressing contemporary corporate challenges। ये जो है कंपनी एक्ट 2013 पूरे इंडिया में लागू है, और ये क्या करती है, जवाबदेही कंपनी के प्रति जो है सरकार के प्रति पब्लिक के प्रति जो है जवाबदेही एक तय करती है ये कंपनी एक्ट। और ट्रांसपेरेंसी भी लाती है, जैसे हमने बात किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उनके प्रति ट्रांसपेरेंसी रहता है, ताकि जो है कंपनी जो कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, आसानी से बिजनेस कर सके, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज परफॉर्म ना हो और कंपनी को भी कोई बाधा ना पहुंचे उनके काम में। सो दीज आर ऑल अबाउट द कंपनी एक्ट 2013। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।